प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्योंकि आपको मालूम है हमारा जो आज का मौजू है, जो नवीं जमात के तलबा व तालिबात हैं, उनसे मेरी ये इस्तदा है कि हमारा आज का मौजू है उर्दू कहाँ पैदा हुई। जो नज़ीर अहमद मलिक साहब ने यहाँ पे हमें तहरीर किया है, आप अपने किताब के सफ़े नंबर 27 निकाल कर अपने सामने रखें और इस सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नज़ीर अहमद मलिक ने हमें उर्दू ज़बान के बारे में बताया कि उर्दू असल में कहाँ पे पैदा हुई। यहाँ पर उसने सबसे पहले हम समझाने की कोशिश की है, जो बरसगीर हिंद पाक, इसमें हिंदुस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, उसको हम कहते हैं कि बरसगीर हिंद पाक ज़बानों का एक अजायब खाना है। यानी इस यहाँ पे लातेदार छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं जो ज़बानों के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनमें बेशतर ऐसी ज़बानें हैं जो इनका नाम अपने अपने इलाके अपने अपने खित्ते से मंसूब है। मिसाल के तौर पर कश्मीर की ज़बान कश्मीरी, पंजाब की ज़बान पंजाबी, लद्दाख की ज़बान लद्दाखी, गुजरात की ज़बान गुजराती वगैरह वगैरह। और लेकिन उर्दू बरसगीर की वो वाहिद ज़बान है जिसका कोई इलाका मुतय्यन नहीं है, जिसका कोई खत्ता मुतय्यन नहीं है। ये बरसगीर के अलावा दुनिया के बेशतर हिस्सों में ये ज़बान बोली जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बरसगीर में इसके बोलने वाले हर जगह हमें नज़र आते हैं, चाहे कहीं कम दिखाई देते हैं, चाहे कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये वाहिद ज़बान है और ये ज़ुबान जो है ये जिस जिस इलाके में गई और वहाँ पर अपने अपने इलाके के मुनासिबत से उसमें मकामी जो बोलियाँ हैं उसकी खुशियात उससे गुल मिल हो गई। मिसाल के तौर पर दक्कनी उर्दू, गुजराती उर्दू, कश्मीरी उर्दू, इन मकामी खुशियात उसके साथ गुल मिल गई हैं। और जब हम ये कह सकते हैं कि उर्दू बरसगीर की वाहिद ज़बान है जिसने अपनी इर्तिका के दौरान मुख्तलिफ नाम इख्तियार किए हैं। उससे पहले ज़बान हिंदी या ज़बान हिंदी या ज़बान हिंदुस्तान भी कहा गया है। जैफर जरदी जो औरंगज़ेब के ज़माने के एक तंज़ निगार शायर गुजरे हैं ने उसे हिंदी का नाम दिया है। मुल्ला वजी ने अपनी किताब सबरस में उसे हिंदी के साथ साथ ज़बान हिंदुस्तान भी कहा है। अहले दक्कन ने उसने दक्कनी और अहले गुजरात ने उसने गुजरी या बोले गुजरात कहा है। अमीर खुसरो उर्दू के पहले शायर हैं। यहाँ पर एक सवाल है, उर्दू के पहले शायर कौन है? अमीर खुसरो उर्दू के पहले शायर हैं ने इसको दहली, जबकि मीर तकी मीर ने उसे उर्दू मोहल्ला के नाम से पुकारा है। दहली में चूंकि ये ज़ुबान ज़्यादा पख्ता हो गई और इसलिए उसे रेख्ता के नाम से भी पुकारा गया। हिंदी भी कहा गया, ज़ुबान हिंदुस्तान भी कहा गया, गुजरी भी कहा गया, बोली गुजरात भी कहा गया और दक्कनी भी कहा गया। उर्दू मोहल्ला के इस नाम से भी इसको जाना गया, रेख्ता के नाम से भी उसको जाना गया। एक बार गालिब ने कहा था रेख्ता के, तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यानी इसको रेख्ता भी कहा गया। लेकिन आज दुनिया के लिसानी नक्शे पर जिस नाम से जानी जाती है उसका ही नाम उर्दू है। और जो उर्दू ज़ुबान एक सही मानों में जब लेते हैं एक मिली जुली मखलूत एक मखलूत या मिली जुली ज़ुबान है। यानी मुख्तलिफ तहजीबों की रंगारंगी जब आपस में गुल मिल होगी तो एक तहजीब वजूद में आई, तो उसे उर्दू ज़बान वजूद में आई और उसके मुख्तलिफ मतज़ाद नज़रियात सामने आए। यानी इसका ताल्लुक जब मुसलमान यहाँ पे उर्दू सिंध में पैदा हुई, यानी मुसलमानों की आमद यहाँ पे हुई। मुसलमानों की ज़ुबान अरबी थी, मुसलमानों की ज़ुबान फ़ारसी थी, मुसलमानों की ज़ुबान तुर्की थी और यहाँ की ज़ुबान कुछ और थी। और जब दोनों ज़बानें आपस में घुल मिल गई तो एक ज़बान वजूद में आ गई जिसका नाम उर्दू पड़ गया। उसके बाद उर्दू सिंध में पैदा हुई। उसके बाद किसी ने कहा है उर्दू पंजाब में पैदा हुई। हाफिज़ महमूद शीर साहब ने कहा है। मुख्तलिफ मुद्दात नज़रियात सामने आए हैं और एक नज़रिया ये भी सामने आया कि उर्दू दहली और उसके नवाही इलाकों में पैदा हुई। और ये नज़रिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुक़द्दिमा तारीख़ ज़बान उर्दू में अपनी इस किताब में ये लिखा है कि उर्दू दहली और उसके नवाही इलाकों में पैदा हुई। क्योंकि उस वक़्त उर्दू दहली और उसके नवाही इलाकों में 3 बोलियाँ राइज थी। हरियाणवी बोली राइज थी, खड़ी बोली राइज थी, ब्रिज भाषा राइज थी। जब हम उर्दू की इब्तदाई सूरत जब नमूदार हुई, जब हम उर्दू की इब्तदा पे गौर करते हैं तो हमें इन तीनों ज़बानों का असर उर्दू पे दिखाई देता है। और हातम के दौर में ये हरियाणी असरात ज़ाहिर होते गए और ये हम ये कह सकते हैं कि उर्दू जहाँ जहाँ भी गई वहाँ की मुकामी बोली उसके साथ घुल मिल हो गई और वह आगे बढ़ती गई। उर्दू एक मखलूत मिली हुई ज़ुबान का नाम है। ये किसी एक तहजीब का नाम है नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों की रंगारंगी का नाम है।
اردو کی جائے پیدائش سے مطلب یہ نظریہ سب سے زیادہ قابل قبول مانا جاتا ہے کہ اردو دہلی اور اس کی نواحی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ آپ کے نصاب میں آپ کے ایگزام میں کل یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، کس نے لکھا ہے؟ نذیر احمد ملک نے لکھا ہے۔ نذیر احمد ملک کا کون سا سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آج کل اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں سب سے زیادہ نظریہ کون سا قابل قبول ہے؟ آپشنز دیے گئے ہوں گے، اردو سندھ میں پیدا ہوئی، اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو دہلی اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی۔ آپ کو ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اردو دہلی اس کی نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی۔ یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اردو کو اردو نے اپنے ابتدائی کون کون سے نام اختیار کیے ہیں؟ ریختہ بھی اس نے نام اختیار کیا ہے، اردوی محلہ کے نام سے بھی اس کو جانا گیا، ہندی بھی اس کو کہا گیا، زبان ہندوستان بھی اس کو کہا گیا، دکنی بھی اس کو کہا گیا، گجری بھی اس کو کہا گیا، بولیے گجرات بھی اس کو کہا گیا۔ لیکن آج دنیا کے اس لسانی نقشے پر جس نام سے جانی جاتی ہے وہ اردو زبان کے نام سے جانی جاتی ہے، اردو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ اور یہ یہاں پر نذیر احمد ملک صاحب نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ یہ تھوڑی بہت میں آپ تک سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم اس کی اندرون میں جائیں گے تو اس کے لیے بہت سے لیکچرز کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی لڑکا اس کو سمجھنے میں قاصر ہے، پوائنٹس کو سمجھنے میں قاصر ہے، تو مجھ سے میرے پرسنل فون پہ بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ اگر مجھے لاکھ بار بھی اس کو سمجھانا پڑے، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ باقی وسلم۔